हाँ, ये देखते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अगला, वो है सूक्ष्मदर्शी। क्या है? सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो जैसा कि हम लोग सूक्ष्मदर्शी में जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ऐसी वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं जिसे हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख पाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्लियर और बड़े आकार के रूप में देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है, माइक्रोस्कोपी के बारे में बात किया जाए तो दूसरे पॉइंट के बारे में देखें तो ऐसा बताया गया है कि माइक्रोस्कोपी की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो जब माइक्रोस्कोप दो पॉइंट यानी कि जब माइक्रोस्कोप दो माइन्यूट पॉइंट के बीच में क्लियर डिफरेंस दिखा दे। यानी कि जैसे मान लिया यहाँ पर दो माइन्यूट पॉइंट है और इस दो माइन्यूट पॉइंट को ये क्लियरली डिफरेंशिएबल दिखा दे तो इस पावर को हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। ठीक है। यानी कि बताया गया कि जब दो पॉइंट या दो स्मॉल पॉइंट को हम क्लियरली दूर दूर और अच्छे फिगर में देख लें तो इस प्रकार की पावर को हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। और रिजॉल्विंग पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0.61 लैम्डा अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है। ये हमारा होता है रिजॉल्विंग पावर का इक्वेशन और इसी रिजॉल्विंग पावर के इक्वेशन को हम कहते हैं ए बी इक्वेशन। ए बी इक्वेशन या ए बी समीकरण। ठीक है। तो ये हमारा है रिजॉल्विंग पावर। अब इसी में माइक्रोस्कोप में एक नेक्स्ट टर्म आता है जिसका नाम है मैग्नीफिकेशन पावर। तो मैग्नीफिकेशन पावर का मतलब होता है कि जब दो वस्तु को या किसी वस्तु को जब हम लोग बड़ा करके देखते हैं यानी कि मैग्नीफाई करके देखते हैं, जैसे हो सकता है 1x पर हो सकता है 10x पर हो 20x पर हो, तो जब किसी वस्तु को हम बड़ा करके देखते हैं तो उस पावर को हम क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन पावर। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु को हम बड़ा करके देखते हैं, जब किसी वस्तु को बड़ा करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं तो उसे हम मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। तो उसे हम वो 200x होती है। यानी कि इसमें बताया गया कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी जो पावर होती है 200x। यानी कि हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम 200x तक उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं या जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम ये देख सकते हैं कि एफ जेनरिक एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफ जेनरिक। यानी कि एफ जेनरिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने निर्माण किया फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का। यानी कि इन्होंने किसकी डिस्कवरी की? तो इन्होंने किया फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की? तो एफ जेनरिक ने फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी की और इन्होंने इस फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की हेल्प से लिविंग सेल यानी कि लिविंग सेल या स्टैंड सेल को देखा, जिसे हम कहते हैं कि जैसे कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस मीन्स होता है कि जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इसी के बाद इसी में हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस के बाद इसमें देखते हैं पाइनोसाइटोसिस। इसी में हम लोग देखते हैं साइटोकाइनोसिस। ठीक है। इसी में हम देखते हैं स्पेंडल फॉर्मेशन। इसमें हम देखते हैं स्पेंडल
फॉर्मेशन और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत ही हम क्या देखते हैं, oogenesis प्रोसेस भी देखते हैं, oogenesis प्रोसेस भी देखा जाता है। अर्थात यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत हम केंद्रक का विभाजन देखते हैं, पायनोसाइटोसिस देखते हैं, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मीन्स होता है जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन मीन्स होता है तर्क का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे सेल डिवीजन में एनिमल पोर और वेजिटल पोर पर होता है। इसी में हम देखते हैं oogenesis, oogenesis मीन्स होता है कि जहाँ पर अंड का फॉर्मेशन हो, यानी कि जहाँ पर हमारे ओवा का फॉर्मेशन हो उसी को हम oogenesis प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने यही देखा कि एफ जेनरिक ने फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी की, जिसके अंतर्गत हम लाइव सेल या स्टैंड सेल, लाइव सेल मीन्स होता है जीवित कोशिकाओं के विभाजन को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था फेज कंट्रास्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला है नंबर 1 पर है इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी। तो जैसे कि ये जो हमारा इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी है, इसमें हम इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी के द्वारा किसी की नंबरिंग यानी कि मात्रात्मक स्टडी करते हैं। मात्रात्मक स्टडी का मतलब होता है कि वो कितने नंबर में या वो कितने न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रेजेंट है। जैसे मान लिया कि कोई सब्सटेंस है और वो 100 नंबर में प्रेजेंट है, 100 नंबर में प्रेजेंट है, तो इस नंबर को हम कहते हैं उसकी मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव नंबर। लेकिन ये जिसके वेट के बारे में मान लिया किया जाए, जैसे मान लिया 50 kg वेट का है, ठीक है, तो ये इसका अलग वैल्यू हुआ। तो ये यहाँ पर बताया गया कि इंटरफेरेंस यानी कि इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी में हम किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सब्सटेंस की जो स्टडी करते हैं वो कैसा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मात्रात्मक होता है या क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसी में देखते हैं नेक्स्ट हमारा है पोलराइजर माइक्रोस्कोपी। पोलराइजर माइक्रोस्कोपी एक इस प्रकार का माइक्रोस्कोपी होता है, पोलराइजर माइक्रोस्कोपी होता है। तो पोलराइजर माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत यानी कि अंडर दिस माइक्रोस्कोपी बी स्टडी द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन, बी स्टडी द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो पोलराइजर माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत हम माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में बताया गया कि इसमें एक लाइट का प्रिज्म होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एक लाइट का पुंज होता है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग पार्टिकुलर सब्सटेंस की स्टडी करते हैं और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी, पोलराइजर माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये तीनों हमारे इस माइक्रोस्कोपी के ही पोर्शन है। तो सबसे पहले हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत हम पार्टिकुलर सब्सटेंस या पार्टिकुलर थिंग्स की लेयर की स्टडी करते हैं। ठीक है ना, कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पार्टिकल कितने लेयर में बना हुआ है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो नॉर्मली जीव होते हैं, जैसे जो एक कोश के जीव होता है, एक कोश के जीव वो केवल एक कोशिका से बना होता है, जिससे हम कहते हैं कि एक परत से बना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी तरह से जो हमारे हायर एनिमल होते हैं वो दो कोशिकाओं से बने होते हैं। ऐसा हम मान सकते हैं कि दो परत से बना होता है, जिसे हम कहते हैं बाहरी परत और आंतरिक परत, हिंदी में कहा जाता है। और इंग्लिश में इसी को हम बोले तो इसी को कहते हैं एक्सोडर्मिस और एंडोडर्मिस, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं दो परत से मिलकर बना होता है। यही ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए तो ह्यूमन बॉडी यानी कि मनुष्य का जो शरीर होता है ये 3 परतों से मिलकर बना होता है, जिसमें हम कहते हैं बाहरी, मध्य और आंतरिक, या जिसे हम इंग्लिश में बोले तो इसे कहते हैं एक्सोडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस। ठीक है, तो वही बताया गया कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत हम किसी भी स्पेसिमेन या सब्सटेंस की लेयर की स्टडी करते हैं, उसकी परत की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हो गया।
अब इसके बाद जो हमारा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम लोग वायरस, जो हमारे वायरस होते हैं, वायरस के पार्टिकल की सतह के अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम वायरस के जो होते हैं, जो वायरस होते हैं हमारे, या जो कोशिकाएं होती हैं, उनके हम लोग सतहों के अध्ययन करते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में विषाणुओं, वायरस में होता है विषाणुओं एवं कोशिकाओं के सतहों, कोशिकाओं के सतहों का अध्ययन, कोशिकाओं के सतहों का अध्ययन करते। ठीक है, तो ये हमारा दो हो गया। यानी कि यहाँ पर हमने देखा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये हो गया। एंड लास्ट है कि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप एक डिफरेंस टाइप का माइक्रोस्कोप है, जिसके अंतर्गत हम विशेष प्रकार के उपापचयी पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे ये जो हमारे विशेष प्रकार के उपापचयी पदार्थ होते हैं, इसमें हम लोग एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जीवाणुओं एवं विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि एंटीबॉडी मीन्स यहाँ पर दिया गया। एंटीबॉडी मीन्स क्या होता है? तो एंटीबॉडी मीन्स होता है प्रतिरक्षा, यानी कि इसे हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा शक्ति, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी पावर। और विभिन्न प्रकार की जो उपापचय अभिक्रियाएं होती हैं, उपापचयी अभिक्रियाओं का मतलब होता है जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ये दो प्रकार के होता है, एक होता है कैटाबॉलिक और एक होता है एनाबॉलिक। यानी कि जिससे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल या फूड पार्टिकल हमारा स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक होकर के हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म ही जो दो प्रकार का होता है, एक होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस और एक होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइक्रोस्कोपी कंप्लीट हुआ। अब इसके